ला- वालेकुम सलाम डियर शायद। वालेकुम सलाम डियर मोहम्मद अली। अच्छा, चलते हैं, हम क्लास को शुरू करते हैं। बस एक मिनट पढ़ा है। एक अनाउंसमेंट भी करनी थी तो वो कर लेते हैं, फिर क्लास को शुरू कर देते हैं। वालेकुम सलाम डियर लुकमान अहमद। अच्छा, तो अनाउंसमेंट ये थी कि जैसे कि हमारी अभी इनरोलमेंट्स जो हैं इस पेज की, वो है 46 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी यही बात की थी। वालेकुम सलाम डियर रब नवाज। तो कि एटलीस्ट 50% जो है अटेंडेंस अगर होगी तो ठीक है, वरना हम जो है क्या करेंगे, फिर रिकॉर्ड लेक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये लाइव लेक्चर के लिए एटलीस्ट आपको 23 या इससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे तो फिर जो है हम चलाएंगे। क्योंकि क्या है कि इसके लिए हम जूम ऐप वगैरह को भी पे वगैरह करते हैं, तो इस वजह से होता है। और अटेंडेंस अगर कम होती है तो इससे अच्छा है कि हम रिकॉर्ड लेक्चर्स शेयर कर दें आपको। इससे क्या होगा कि आप रिकॉर्ड लेक्चर्स जो होंगे वो आप किसी भी टाइम पे वो देख सकते हैं। सेम चीज़ होगी, जैसे अभी रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं वैसे ही वो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। वालेकुम सलाम डियर इम्तियाज अली। तो अभी क्योंकि अटेंडेंस जो है पार्टिसिपेंट्स की वो 23 से कम है, तो अपकमिंग जो भी क्लासेस होंगे उसके रिकॉर्ड लेक्चर्स हम शेयर कर देंगे। एक एक दिन रिकॉर्ड लेक्चर शेयर किया जाएगा और दूसरे दिन वो असाइनमेंट के लिए ऑफ होगा। फिर ऐसे ही जैसे चल रहा था शेड्यूल, वैसे ही शेड्यूल चलेगा। तो आई होप कि आप ये अनाउंसमेंट समझ गए होंगे कि अपकमिंग जो भी क्लासेस होंगे वो सिर्फ आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स दिए जाएंगे। जैसे अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो वैसे ही हम रिकॉर्ड करके आपको शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को हमने कहा कि आप आए लाइव लेक्चर क्लासेस में, तो उनने कहा कि सर नेट का इशू है हमारे यहाँ, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते अटेंड। बाकी रिकॉर्ड लेक्चर्स हम देखते हैं आपके। और अटेंडेंस तो इधर कम है, लेकिन जब हम असाइनमेंट देखते हैं तो 30 प्लस 35 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं। तो ये एक अच्छा रिस्पांस है आप स्टूडेंट्स का, और हम बहुत इससे खुश हैं। आप सबको भी यही होगा, जो असाइनमेंट रिमेनिंग स्टूडेंट्स नहीं करा रहे उनको भी हम इंकरेजमेंट देते हैं कि भाई आप भी असाइनमेंट सबमिट कराएं। अच्छा, शायद अहमद का सवाल है कि बट सर जो है सवाल या क्वेश्चन वगैरह कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम हर वीक पे एक सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का। उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो उसमें आपको जो है कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप उधर पूछ सकते हैं। एवरी वीक हम जो है संडे के दिन कोशिश करेंगे कि रखें, क्योंकि वो ऑफ होता है तो हम अच्छी तरह से डिस्कशन भी करेंगे और ज़्यादा चीज़ें हम प्रैक्टिस की भी उधर डिस्कस करेंगे। Q&A सेशन इसको बोलते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन।
अच्छा, मोहम्मद अली पूछ रहा है कि सरकारी लेक्चर और जो है क्लासेस में बहुत फ़र्क है। जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि क्योंकि ये जो रिकॉर्ड लेक्चर्स हम शेयर करते हैं, ये वही लेक्चर्स होते हैं जो अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं वही शेयर करते हैं, हम अलग से नहीं बनाते, तो इस हिसाब से इतना फ़र्क नहीं होता। बाकी ये होता है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो रिकॉर्ड लेक्चर में नहीं होगा क्लियर। तो इसके लिए हम कोशिश यही करेंगे कि हर हफ्ते में जो है जो सेशन रखें क्वेश्चन एंड आंसर का। अच्छा, इम्तियाज़ कह रहा है कि न सही पो असां इम्तियाज़ से। अच्छा, शायद का सवाल है। अच्छा, इम्तियाज़ बोल रहा है कस तव्हांजे लाइव लेक्चर्स के समझूं था। ओके, शायद अहमद कह रहा है ऑन दी स्पॉट क्वेश्चंस भी होंगे फिर के। चलिए देखते हैं, हम जो है क्या करते हैं, एक पोल रखते हैं ग्रुप में, फिर देखते हैं उसका क्या रिस्पांस आता है। फिर जो मेजॉरिटी होगी वही उसका डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, ऑन द स्पॉट वाला जो है आपका सवाल, तो इससे ऐसा आप कर सकते हैं, अगर आप एडजस्टमेंट करें कि जो भी आपको क्वेश्चन हो वो आप नोट डाउन कर लें। फिर जो भी 1 वीक का जो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें आप पूछ लीजिएगा। या फिर आपको ये है कि जो हमारे एडमिन का नंबर है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रिकॉर्ड लेक्चर्स देखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा एडमिन का नंबर जो आपसे कांटेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है ग्रुप में, तो उसको आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। फिर जो वैसे मुझे पहुंचेगा तो मैं उसका वॉइस मैसेज कर दूंगा आपको। तो इसका ये हल हो सकता है। अच्छा, अमजद कह रहा है सर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे क्लासेस हो सकती है। व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग उनकी नहीं होती, तो इस वजह से उस पे पॉसिबल नहीं है। लुकमान कह रहा है सर लाइव ड्यूरिंग लेक्चर्स क्वेश्चंस लाइव ड्यूरिंग लेक्चर्स इज बेटर देन रिकॉर्डेड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो वो हम इंशाल्लाह, ये हमारी एक तो ये है कि आप रिकॉर्ड लेक्चर्स देख लें, उसमें जो भी क्वेश्चन हो तो उधर पूछ लीजिएगा। फिर जो है हम रखेंगे सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो हर वीक होगा, तो आप उसमें लाइव जो है कर सकते हैं। बहरहाल ये डिसीजन फाइनल नहीं है क्योंकि आप लोगों की जो कमेंट्स हैं वो एडवर्स हैं, तो इस वजह से तो हम पोल कमेंट रखते हैं ग्रुप में, फिर देखते हैं कि जो मेजॉरिटी होगी वही डिसीजन होगा हमारा। तो फिर जो उधर हो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा तो अच्छा, कोशिश यही करेंगे कि हम आप सब लोगों की बातों को माना जाए, क्योंकि हमने यही आपसे बात की थी कि भाई हम लाइव लेक्चर भी करेंगे और रिकॉर्डेड भी करेंगे। तो इस वजह से हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम आपको आपकी बात माने। हाँ, ये बात भी सही है, एडवोकेट नईम की क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी क्लियर किया जा सकता है वीडियो लेक्चर के दौरान क्वेश्चन पे भेज। हाँ, ये सही बात है एडवोकेट नईम की, कि जब आप वीडियो देख रहे हैं और जो आपको क्वेश्चन हो वो आप व्हाट्सएप पे हमें कर दें, हमारे एडमिन को जो भी सवाल है आप कर दें, फिर आपको इंशाल्लाह वॉइस मैसेज के थ्रू जवाब मिल जाएगा। तो ये गुड वैलिडेशन है बाय डियर एडवोकेट नईम, थैंक यू सो मच। शायद अहमद कह रहा है द स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेकिंग क्लासेस ड्यू टू देम हाउ कैन वी बियर द लॉस। ओके, आई अंडरस्टैंड। चलें ठीक है फिर, हम लाइव लेक्चर्स इस डिसीजन को फाइनलाइज करते हैं हम जो है, क्योंकि आप लोग नहीं मान रहे तो हम जो है लाइव लेक्चर्स भी रख रहे हैं इसमें इस बैच में। तो फाइनल डिसीजन यही है बस, क्योंकि आप लोगों की यही बातें हैं कि हम जो है लाइव लेक्चर अटेंड करेंगे, तो आई होप कि आप लास्ट तक हमारे साथ ही रहें। क्योंकि क्या होता है आगे चल के अटेंडेंस फिर कम हो जाती है, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है हर किसी का। तो आगे जाके फिर 8-5 हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें भी फिर मज़ा नहीं आता लाइव लेक्चर कर जो है एंगेज करने में। तो आई होप कि आप लास्ट तक हमारे साथ रहें, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है लाइव लेक्चर रखने के लिए। जज़ाकल्लाह इम्तियाज़ अली। तो हम यही चाहते हैं कि आप जो है लास्ट तक हमारे साथ रहें, तो फिर इंशाल्लाह लाइव लेक्चर भी होंगे और जो है फिर रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे। ओके, चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं ज़्यादा, तो चलते हैं, हम अब शुरू करते हैं। वैसे आज अटेंडेंस सही है पहले से। चालान पढ़ते हैं हम।
अब क्योंकि एफआईआर हो गई है, हमने जो जो चीज़ें पढ़ी मैं रिपीट कर दूं। एफआईआर वाली हमने पढ़ी थी, अगर एफआईआर नहीं हो रही तो फिर हम 22A जो है हम 6(1) पर एप्लीकेशन ड्राफ्ट की थी। फिर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कराने के लिए 2 वाली, फिर लीगल प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया था, 3 वाली जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट की थी। अब एफआईआर हम समझते हैं कि अब एफआईआर हो गई है, ठीक है। एफआईआर के बाद अब जो भी प्रोसीजर होगा, अब चालान सबमिट होगा, तो हम चालान की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद अभी हमारे पास एक और रेमेडी होती है डायरेक्ट कंप्लेंट की। तो आज का टॉपिक वो है डायरेक्ट कंप्लेंट भी आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट कंप्लेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है और क्या होता है, उसकी डिसमिसल ऑफ डायरेक्ट कंप्लेंट कैसे होता है, और कौन सी जज के यहाँ हम ये कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे। तो एक इंटरेस्ट एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो एक कार्ड लिस्ट होती है, जो प्रैक्टिस करते होंगे तो उनको तो पता होगा, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के, तो उनके लिए ये शायद नई चीज़ होगी। बहरहाल ये कार्ड लिस्ट होती है जिसमें आपको पता चलता है कि वेदर हमारा केस इस कोर्ट में है या नहीं। सपोज करें जो भी मजिस्ट्रेट नंबर है, थर्ड मजिस्ट्रेट नंबर या फोर्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो भी, तो अगर उसके यहाँ आपका केस नंबर है तो आप काज लिस्ट में देखेंगे कि भाई वेदर इस कोर्ट में है या नहीं है। तो ये काज लिस्ट होती है। अभी इधर आप देख सकते हैं ये क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है। अब जो भी क्रिमिनल केस होंगे उनकी स्टेजेस इधर लिखे हुए हैं, सप्लाई ऑफ कॉपी जो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और एविडेंस ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट के एविडेंस लेने, ये स्टेजेस लिखे होते हैं कि आपका केस इस स्टेज पे पड़ा है। फिर जो है उसकी सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है। ये क्रिमिनल केसेस हैं उस कोर्ट के अंदर। फिर जो है सिविल केसेस भी ऐसे ही लिखे होते हैं, फिर ऐसे ही जो है फैमिली केसेस भी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जज सेम ही होता है, जब वो डिफरेंट केसेस चलाता है तो उसके जो है डिफरेंट टाइटल होता है उसका। तो ये क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के भी केसेस हैं और सिविल के भी, इधर ये हुई काज लिस्ट बड़ी होती है। फिर सिविल के भी ऐसे ही केस लिखे होते हैं और फैमिली के भी। तो ये एक काज लिस्ट होती है जब आप, जो आपको पता होता है कि आप मालूम करते हैं कि भाई इस कोर्ट में हमारा केस है, तो वो आप इस काज लिस्ट से मालूम करते हैं। और तारीख अगर आपको मालूम करनी हो कि भाई हमारे केस को कौन सी तारीख दी गई है, तो वो इधर ये तारीख लिखी हुई है पेन से कि भाई ये 6/11/2000 2023 को इसको जो है दिया गया है, ठीक है। तारीख इधर ही दी जाती है कि भाई साइड से, कि अगर डेट मिल जाती है या आप डेट मांगने गए हो तो फिर आप कुछ टाइम के बाद मालूम करना चाहते हैं कि भाई कौन सी तारीख को जो है। ये पिक्चर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी तो आप उधर इंशाल्लाह क्लियर देख लेंगे। अच्छा, आपका सवाल दूसरा है सफाई मिसल का क्या होता है। एक्चुअली आई नो नॉलेज अबाउट द वर्ड यू हैव यूज्ड। आप जो बता रहे हैं सफाई मिसल, इसका मुझे इतना इल्म नहीं है। बहरहाल ये काज लिस्ट होती है जो आपको आप इससे मालूम कर सकते हैं कि आपका जो केस है वो जो है कब चलेगा, या सारा कुछ जो आपको डिटेल चाहिए कि भाई इस कोर्ट में है हमारा केस या नहीं है, तो वो काज लिस्ट से मालूम पड़ता है। तो वो आप अपने सीनियर से पूछ लेते हैं कि भाई केस का टाइटल क्या है, फिर आप काज लिस्ट में देख लेते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट था तो आपके साथ शेयर कर दिया। अभी हम चालान पढ़ेंगे, और चालान में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। व्हाट इज चालान, फर्स्ट ऑफ ऑल चालान क्या है, और जो है पुलिस रिपोर्ट क्या है। पुलिस रिपोर्ट और चालान दोनों एक ही सेम चीज़ें, लेकिन जो सीआरपीसी है उसमें जो है पुलिस रिपोर्ट लिखा हुआ है, प्रैक्टिस में उसको हम चालान बोलते हैं। वैसे सीआरपीसी सारे में चालान नहीं लिखा हुआ। और सबमिट कौन कराता है चालान, कॉलम्स कितनी होते हैं चालान में, जैसे एफआईआर के कॉलम्स हमने देखे थे, तो अभी हम जो है चालान के भी कॉलम्स देखेंगे। और कौन से जज के यहाँ ये सबमिट कराते हैं, टाइम लिमिटेशन क्या है इसकी, और इसकी टाइप्स क्या है, वो सारा कुछ। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चालान देख लेते हैं कि चालान क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज चालान एंड पुलिस रिपोर्ट। जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो पुलिस वाला क्या करता है, पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है। एफआईआर के बाद सिंपल सी बात है फिर भाई वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन में वो क्या क्या कर सकता है, वो विटनेसेस को कॉल अप कर सकता है 160 सीआरपीसी के अंडर, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है 161 सीआरपीसी के अंडर। और ये सारे कुछ एविडेंस कलेक्ट करेगा, मशीननामा बना सकता है, वो सारा कुछ करेगा। ये एक इन्वेस्टिगेशन का इसका अपना जो है मेथड है पुलिस वालों का। और इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो वो एक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बना के वो जज को जो है पेश करेगा जज के सामने। तो जो वो रिपोर्ट बनाएगा, तो उस रिपोर्ट को हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये पुलिस रिपोर्ट है या ये चालान है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे इस ग्राफ से कि भाई एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन की जो जो चीज़ें उसको मालूम पड़ेंगी वो रिपोर्ट उसकी बनाता जाएगा।
रिपोर्ट बनाने के बाद फिर वो जज के सामने पेश करेगा, तो उसको हम बोलेंगे चालान। तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, चालान की ये 14 डेज के अंदर इनको जो है जमा कराना होता है। जब एफआईआर हो गई है तो 14 डेज है इनके पास। 14 डेज तक ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसके बाद वो चालान सबमिट कराएंगे। इनकी फिर एक्सेप्शंस भी आगे लिखी हुई है कि भाई अगर 14 डेज के अंदर ये सबमिट नहीं करा सकता तो फिर इसके पास क्या एक्सेप्शन है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अभी अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जो है इनके पास कितना टाइम होता है, 14 डेज होते हैं, फिर उनके अंदर उनको चालान सबमिट कराना होता है। फिर पुलिस क्या करती है, फॉरवर्ड करती है पुलिस रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, जो भी कंसर्न होता है थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पुलिस जब भी कोई डॉक्यूमेंट देती है कोर्ट में तो डायरेक्ट जाके जज को नहीं देती। क्या करती है, एक सरकारी वकील होता है, उसको जो है जमा कराती है, फिर सरकारी वकील जो है कम्युनिकेट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ पुलिस। पुलिस के बिहाफ पे जो सरकारी वकील होता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो कम्युनिकेट करता है। फिर वो जो है सारा कुछ जी बिल्कुल, एडीपीपी बोलते हैं, डीपीपीपी बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये किसने बताया, ये इम्तियाज अली ने, जी बिल्कुल आपने सही बताया। एक होता है एडीपीपी, असिस्टेंट डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर उसके ऊपर वाला होता है डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये एडीपीपी और डीपीपी होता है। तो इनके थ्रू जो होती है पुलिस जो होती है वो चालान, या जिसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, वो सबमिट कराती है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 क्लास ए सीआरपीसी में लिखा हुआ है। तो ये चीज उधर लिखी हुई है कि ऐसे चालान सबमिट होता है। तो आई होप कि ये आप चालान की जो कुछ चीजें हैं वो आप समझ गए होंगे कि चालान होता क्या है और कितने टाइम के अंदर सबमिट होता है, वो कैसे सबमिट होता है, वो हमने प्रोसीजर देख लिया। अभी हम जो है देख लेते हैं कि चालान मजिस्ट्रेट के यहाँ क्यों सबमिट होता है, क्योंकि हमने 173 में पढ़ा है कि भाई क्या लिखा हुआ है इधर, कि भाई इट इज सबमिटेड टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इधर लिखा हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों लिखा हुआ है। हालांकि जब भी हमने पढ़ा है उधर लिखा हुआ है जज लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ जज को हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं सीआरपीसी में। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ जो है जज क्यों नहीं लिखा हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई चालान हमेशा जो होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ सबमिट होता है, क्योंकि काग्निजेंस का जो पावर है वो इसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास। हमने जब फर्स्ट में पढ़ा था तो हमने देखा था कि काग्निजेंस जो होता है वो कौन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है। जी बिल्कुल, शायद अहमद ने सही बताया कि सर वो काग्निजेंस लेता है अंडर 190 सीआरपीसी, बिल्कुल 190 के अंदर। वेरी गुड जो है dear शायद। अच्छा, ये जो मजिस्ट्रेट है ये कागनिस लेता है, तो इस वजह से चालान भी इसके यहाँ सबमिट होता है। बड़े हमने पढ़े थे केसेस, एक होते हैं जो मजिस्ट्रेट ट्रायल होते हैं जो 3 साल तक सजा दे सकता है मजिस्ट्रेट, और 3 साल से ज्यादा अगर सजा देनी हो तो फिर वो सेशन जज को ट्रांसफर कर देता है मजिस्ट्रेट, वो केस। तो अगर जो है ऐसा केस आता है जिसकी सजा जो है 15 साल है सपोज करें, तो उसकी जो चालान होती है वो भी मजिस्ट्रेट को सबमिट होगी। अगर 2 साल सजा है किसी ऑफेंस की तो उसी का भी चालान मजिस्ट्रेट को सबमिट होगा। चाहे जितनी बड़ी सजा हो उस ऑफेंस की, चालान हमेशा मजिस्ट्रेट के यहाँ सबमिट होगा। अब क्या होगा, क्योंकि 2 इयर्स वाला जो है वो मजिस्ट्रेट खुद चला सकता है, तो वो मजिस्ट्रेट खुद अपने पास रखेगा केस, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने पास रखेगा, जेम का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और अगर 15 साल वाला है तो फिर चालान सबमिट भी मजिस्ट्रेट के सामने होगा, काग्निजेंस भी मजिस्ट्रेट लेगा। उसके बाद काग्निजेंस लेने के फौरन बाद वो केस ट्रांसफर करेगा डिस्ट्रिक्ट जज को, डीजे को, डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो ये डीजे को ट्रांसफर करेगा। तो ये कॉग्निजेंस के बाद जो होता है प्रोसीजर होता है जो ट्रांसफर वाला, उससे पहले सारी चीजें कौन संभालता है, वो संभालता है मजिस्ट्रेट। तो इसी वजह से जो है मजिस्ट्रेट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। अच्छा, 14 डेज के अंदर इनको सबमिट कराना होता है, लेकिन अगर 14 डेज के अंदर वो सबमिट नहीं कराते तो फिर 3 दिनों के अंदर उनके पास ये होता है कि वो इंटरिम चालान जो है सबमिट करा लें। इंटरम चालान सबमिट कराने के बाद फिर फाइनल चालान के लिए इधर टाइम नहीं लिखा हुआ सीआरपीसी में कि भाई फाइनल कितने टाइम के अंदर आपको सबमिट कराना है, वो टाइम नहीं लिखा हुआ। तो इसी वजह से पुलिस वाले इस चीज का फायदा लेते हैं और फिर वो 3 3 4 4 माह तक जो है चालान सबमिट नहीं कराते, क्योंकि सीआरपीसी उसको बाउंड नहीं करती। वो अलग बात है कि फिर मजिस्ट्रेट उसको समन करता है, फिर वो उसको ज्यादा सुना देता है कि भाई तुमने अभी तक चालान सबमिट क्यों नहीं कराया, तो वो जज कर सकता है। लेकिन क्या है कि भाई उसको सीआरपीसी बाउंड नहीं कर रहा, अगर वो सीआरपीसी की वायलेशन करेगा तो फिर उसको खतरा है। लेकिन क्योंकि अब वो वायलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि सीआरपीसी में लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे कि भाई फाइनल चालान कब सबमिट कराएंगे, क्योंकि इंटरम चालान इन्हें सबमिट करा दिया है 3 दिनों के अंदर 40 डेज के बाद, अब फाइनल की तारीख ही नहीं लिखी हुई सीआरपीसी में, तो वो इस चीज का ज्यादा फायदा जो है लेते हैं। अच्छा, चालान की जो कॉपीज हैं वो अक्यूज को दे दी जाएंगी। अब वो जज की मर्जी है कि भाई वो उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर देना चाहे तो वो दे सकता है,
यहाँ अगर कहे कि भाई नहीं इससे कुछ कॉस्ट ली जाए, तो वो जज की डिस्क्रिशन होती है, वो जज की मर्जी है। तो ये है कुछ चालान की और एक्स्ट्रा चीजें जो हमने देखी। अभी बहुत सी चीजें चालान की हैं, वो भी हम जो है देख लेते हैं। अच्छा, एडवोकेट नईम ने पूछा है फिर ये 14 डेज क्या है। अच्छा, 14 डेज में सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि आपको चालान सबमिट कराना है, लेकिन अगर आप नहीं करा सकते तो फिर क्या है, 3 दिनों के अंदर इंटरम चालान। क्योंकि ये एक रिलीफ दिया गया है, लीनियंसी दी गई है, क्योंकि पुलिस वालों के पास कभी कभी ज्यादा केसेस हो जाते हैं, तो इस वजह से उनको जो ये लीनियंसी दी गई है। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, इस जो है लीनियंसी का गलत फायदा लेते हैं। नॉर्मली इनको 14 डेज के अंदर जो है सबमिट कराना है, लेकिन अगर वो 14 डेज के अंदर नहीं कराते तो फिर 3 दिनों का उसका रिलीफ है कि भाई फिर जल्द से इंटरम चालान सबमिट करा दो। ये बाउंड होते हैं इंटरम चालान सबमिट कराने के लिए, कि भाई अगर 14 डेज में आप फाइनल नहीं करते तो फिर 3 दिनों के अंदर जो है आपको इंटरम चालान सबमिट कराना है। तो ये एक किस्म का इंटरम चालान 3 दिनों के अंदर फिर बाउंड है, उसके लिए सीआरपीसी इसको बाउंड करती है। बाकी फाइनल के लिए जो है कोई चीज नहीं लिखी है उसके आगे, तो इस हिसाब से वो बाउंड नहीं होते। तो ये हो गया चालान की चीजें। अब चालान की और भी चीजें जो है हम पढ़ते हैं जो जरूरी है प्रैक्टिस में। एक चीज ये जरूरी है कि जो आईओ है, आईओ जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जी बिल्कुल, ये शायद भाई ने सही बताया है कि ये किताबी बातें हैं, चालान देर से सबमिट होता है। बिल्कुल, जहां तक मैंने भी जितनी प्रैक्टिस की है कि ये तो नॉर्मल चीज है, 3 3 4 4 महीने के बाद चालान सबमिट होता है। ये सिर्फ जो है सीआरपीसी में लिखा हुआ होता है, लेकिन वो इतना मानते नहीं है पुलिस वाले इसको। अच्छा, आईओ जो है टू प्रोड्यूस विटनेस इन दी कोर्ट अलॉन्ग विद चालान। आईओ जो है उसको जो है, आईओ कौन होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, विटनेसेस प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग विद चालान। चालान के साथ जो भी उस क्राइम में उसमें विटनेसेस बने होंगे उस ऑफेंस में, उनको जो है चालान के साथ कोर्ट में पेश करेगा। अब मसला इधर आता है कि कोई विटनेस बनने के लिए तैयार क्यों नहीं होता। क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड कर देता है उस विटनेसेस को कि भाई आपको हर तारीख पे आना है, जो भी ये ट्रायल के लिए फिक्स्ड है। तो फिर वो क्या होते हैं, क्योंकि अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनको बाउंड कर दिया है, तो फिर उनको आना है। अगर नहीं आएगा तो फिर वो समन करेगा, फिर हो सकता है कि उसको पुलिस आए लेने के लिए, तो इस हिसाब से फिर वो विटनेसेस बाउंड हो जाते हैं। और नॉर्मली विटनेसेस इस वजह से भी नहीं आते कि भाई खामा खा हमें फिर कोर्ट की चक्कर लगाने पड़े। तो इस वजह से ये जो लिखा हुआ है सीआरपीसी में, तो ये आपको बाउंड करता है। अच्छा, चालान के हम कॉलम्स देख लेते हैं। चालान के कॉलम्स, हमने एफआईआर के कॉलम्स भी देखे थे। एफआईआर के कितने कॉलम्स थे, काइंडली कोई बता दे मुझे चेट बॉक्स में। हमने एफआईआर में पढ़े थे कॉलम्स, कितने पढ़े थे हमने। अच्छा, लुकमान अहमद ने पूछा है कि मेरे ख्याल में फिर इंटरम चालान की समय नहीं, इंटरम की जो है 14 + 3। अगर 14 में कर रहा है तो ठीक है ना, तो जो है 3 दिन जो डेज है उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। अच्छा, लुकमान ने बताया 6 कॉलम्स होते हैं, शाहिद अहमद ने बताया 6, एडवोकेट नईम ने बताया है 6, मोहम्मद अली ने बताया है 6, इम्तियाज अली 6, अमजद 6, एंड रब नवाज 6। आप सबके जो जवाब है बिल्कुल दुरुस्त थे, एंड वी आर ग्लेड टू गेट राइट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। काइंडली कीप इट अप। कि जो एफआईआर के कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं, वो हमने पढ़े थे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं चालान है, चालान के जो है, जी बिल्कुल, तो चालान के कितने कॉलम्स हैं। चालान में होते हैं 7 कॉलम्स, सिर्फ एक कॉलम ज्यादा होता है। तो वो कौन से कॉलम्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। जो चालान होगा वो हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। वो आप जैसे हमने एफआईआर शेयर की थी आपके साथ, क्योंकि अभी ये लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से जो है हम क्या करेंगे, वो चालान अपकमिंग लेक्चर में जो है अच्छी तरह से उसको देख लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कंप्लेंट भी है, फिर उसकी ड्राफ्टिंग भी है, सारा कुछ है। अच्छा, फर्स्ट कॉलम में जो है, फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट होगा, जिसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो इसको हम इन्फॉर्मेंट भी बोलते हैं कि भाई इसने इन्फॉर्मेशन दी थी ऑफेंस की। और उसके बाद सेकंड में होता है नेम ऑफ अक्यूज्ड, जो अभी अरेस्ट नहीं हुए हो। अच्छा, जो अरेस्ट नहीं होता तो फिर उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है एबिस्कॉन्डर। एबिस्कॉन्डर की जो लफ्जी माना होती है, ऐसा बंदा जो भागा हुआ हो कहीं से, चाहे वो घर से भागा हुआ हो या जेल से या पुलिस से, तो वो एबिस्कॉन्डर होता है। तो ऐसे बंदे जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए अक्यूज्ड, वो कौन से कॉलम में लिखे जाते हैं, वो सेकंड कॉलम में। उसके बाद आता है थर्ड कॉलम।
थर्ड कॉलम में वो अक्यूज होते हैं जो अरेस्ट हो चुके हो। फोर्थ कॉलम में वो होते हैं जो रिलीज हो चुके हो बेल पे, अरेस्ट हो चुके हो, अरेस्ट होने के बाद फिर उन्होंने बेल ले लिए, तो इस हिसाब से उसके फोर्थ कॉलम में आता है। फिर आता है फिफ्थ कॉलम में प्रॉपर्टी रिकवर्ड। भाई प्रॉपर्टी कौन सी रिकवर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई एविडेंस मिला, कोई किस्म की चीजें मिली, अगर किसी बंदे को आपने पकड़ा जो अक्यूज था, वो गाड़ी पे जा रहा था, यहाँ बाइक पे जा रहा था, तो फिर वो बाइक क्या हो जाती है, पुलिस अब जब्त कर देती है। तो फिर वो प्रॉपर्टी रिकवर्ड वाली जो है फिफ्थ कॉलम में आती है। फिर आता है सिक्स कॉलम में आता है नेम ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस जो भी होते हैं उनके नेम लिखे होते हैं। फिर सेवंथ कॉलम में आता है ब्रीफ स्टोरी। ब्रीफ स्टोरी में क्या आता है, एक आता है फैक्ट ऑफ द केसेस, जो केस के जो भी फैक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें बताई जाती हैं। लास्ट में आईओ का ओपिनियन होता है, ये बहुत ही मैटर करता है। आईओ का ओपिनियन क्या होता है कि भाई जज के सामने इतना बाइंडिंग नहीं है जज के ऊपर, लेकिन क्योंकि जज की डिस्क्रिप्शन अपनी होती है, वो उसको माने या नहीं माने, लेकिन इसकी एक अलग से अहमियत होती है। जी बिल्कुल, शायद ने सही बताया, 87 88 में उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाती है। अच्छा, लुकमान ने बताया चालान स्क्रीन पे दिखा दें, ये मैंने बता दिया पहले भी, चालान हम जो अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे स्क्रीन पे। ये सेवन कॉलम हम फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि अभी ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट कंप्लेंट भी हमें करनी है कवर, तो इस वजह से इस लेक्चर में हमने ये नहीं डाली। बाकी इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में आपको जरूर दिखाएंगे। अच्छा, चालान सबमिट कौन कराएगा, अब हमने देख लिया। सबमिट तो जज के सामने होगा, वो कौन सा जज है, जुडिशल मजिस्ट्रेट है। बाकी सबमिट कौन कराएगा ये भी जो जानने वाली चीज है, तो इस वजह से हम इसको इंक्लूड करते हैं। सबमिट भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सबमिट करा सकता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जी बिल्कुल, आईओ इसको बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो वो भी सबमिट करा सकता है। अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सबमिट कराएगा जज के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने चालान। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है, हमने पहले भी एफआईआर के टाइम पे ये चीज कवर की थी, ऑफिसर इंचार्ज वाली की। भाई सेक्शन 4 क्लास बी ऑफ सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि भाई ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा, एसएचओ होगा। अगर एसएचओ एब्सेंट है तो फिर कौन होगा, सब इंस्पेक्टर होगा। अगर एसएचओ और सब इंस्पेक्टर दोनों एब्सेंट है तो फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो ऑफिसर इंचार्ज होगा। तो ये चीजें थी जो हमने पहले भी कवर की थी, लेकिन अब क्योंकि चालान की बातें हैं तो इस वजह से हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि चालान कौन सबमिट कराएगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है वो भी हमने देख लिया। और चालान कौन से जज के यहाँ हम सबमिट कराते हैं, चालान सबमिट होता है हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, और ये सेशन जज के यहाँ सबमिट नहीं होता। इवन इफ की वो सेशन जज का केस हो, केस वो बड़ा हो, वो मजिस्ट्रेट नहीं चला सकता, वो 3 साल से ज्यादा सजा वाला हो, तो फिर वो सेशन जज चलाएगा। भले वो बड़े नेचर वाला केस हो, फिर भी उसका चालान किधर सबमिट होगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ सबमिट होगा। ये हमने पहले भी चीज अभी कवर की है रिसेंटली। और क्योंकि अब रिपीट हुआ है तो हम क्यों रिपीट किया है, क्योंकि इधर एक जजमेंट लिखी हुई है, ये उधर डिसाइड हुआ हुआ है, PLD 2003 कराची 433। तो ये उधर इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि भाई चालान हमेशा मजिस्ट्रेट के यहाँ सबमिट होगा, भले वो केस कितना भी बड़ा हो। अगर मजिस्ट्रेट का केस हो तो फिर भी मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट होगा, अगर सेशन जज का केस हो फिर भी मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसका चालान सबमिट होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि चालान क्या पर्टिकुलर फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमने अभी रिसेंटली देख लिया कि भाई इसके 7 कॉलम होते हैं, क्या और से अलग जो इसके फॉर्म हो सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल इसके कोई अलग फॉर्म नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर फॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड है वही होगा, उससे अलग नहीं होगा। नो कोर्ट शैल डायरेक्ट एसएचओ टू सबमिट द चालान इन पर्टिकुलर मैनर इंक्लूडिंग हाई कोर्ट। इवन की हाई कोर्ट भी ये नहीं कह सकती एसएचओ कि भाई तुम इस फॉर्म में हमें सबमिट करा के दो चालान। जो पुलिस वालों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसी मैनर में उसको सबमिट करानी है। बाकी कोई भी मैनर जज कहेगा, पुलिस वाला बाउंड नहीं है उस मैनर में सबमिट कराने के लिए। अब वो कौन सा मैनर है, हमने देख लिया कि उसके 7 कॉलम होते हैं, वही 7 कॉलम, इस तरह से वो सारी चीजें उसको मेंशन करनी है। ये कहाँ डिसाइड हुआ हुआ है, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 31। तो आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे कि भाई चालान कैसे सबमिट होता है, चालान कौन सा जज सबमिट सबमिशन होती है, कौन किस जज के सामने, कौन सा पुलिस वाला सबमिट कराता है, और जो जरूरी चीजें थी 7 कॉलम हमने वो सारे देख लिए। अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि भाई चालान सबमिट हो जाता है तो उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर आफ्टर सबमिशन ऑफ चालान, जब चालान सबमिट हो जाता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब पुलिस का काम खत्म हो गया, पुलिस ने एफआईआर कर दी, हमने देखा कि एफआईआर किसका काम है, पुलिस वालों का काम है। उसके बाद चालान हमने देख लिया, पुलिस भी सबमिट कराती है, अब जो भी काम होगा अब कोर्ट का काम होगा। तो अब जो भी बात होगी वो जज की बात होगी, कोर्ट की बात होगी। तो अब ये चालान जब सबमिट हो जाएगा तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन है, या तो उसकी कागनिजेंस ले, या उसको रिफ्यूज करे, या कैंसिल कर दे उस केस को कि भाई केस को इधर ही बंद कर दो।
असली जो केस होता है वो इधर से शुरू होता है। चालान जब सबमिट हो जाता है तो फिर वो हम कहते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई अभी देखते हैं कि भाई केस चलेगा या नहीं चलेगा। अगर जज कागनिजेंस लेता है तो फिर वो केस चलेगा, अगर कागनिजेंस नहीं लेता तो केस उधर ही बंद हो जाएगा। तो ये नोट करने वाली चीज है, ये कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लास बी ऑफ सीआरपीसी में लिखी हुई है कि भाई चालान के बाद जज के पास दो ऑप्शंस होते हैं, वेदर ही टेक कॉग्निजेंस और रिफ्यूज दी सेम, यहाँ उसको रिफ्यूज करके कैंसिल कर दे। कैंसिल किस सिचुएशन में करेगा, इस सिचुएशन में करेगा जब उसको लगेगा कि भाई ये फेक है, ये फैब्रिकेटेड है, ये केस सच्चा नहीं है, ये जो चीजें बात कह रहे हैं उसमें किसी किस्म की सच्चाई नजर नहीं आ रही। कॉग्निजेंस कब लेगा, जब उसको लगेगा कि भाई इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, अभी इंक्वायरी की जरूरत है कि भाई वेदर इसने ऑफेंस कमिट किया या नहीं, और उसको लगता है कि भाई ये कहीं किसी हद तक ये सच लग रहा है मुझे, तो इस चीज में वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये वो जज की डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये हम जो इसको देख लें, कौन सी चीज, ये मिसलिनियस चीज है कि भाई द पुलिस ऑफिसर हु इज कंप्लेनेंट शल नॉट एक्ट एज आईओ। अब जो पुलिस वाला जो कंप्लेनेंट है वो आईओ नहीं बन सकता। हमने कंप्लेनेंट का कॉलम देख लिया, फर्स्ट कॉलम होता है चालान में, कंप्लेनेंट का नाम उधर लिखा हुआ होता है। कभी कभी क्या होता है, पुलिस वाले रास्ते से जा रहे हैं और उन्हें देख लिया कि भाई रास्ते पे कोई ऑफेंस कमिट हो गया है, तो फिर वो उधर ही उसकी जो है एफआईआर कर देते हैं, फिर कंप्लेनेंट कोई पुलिस वाला ही बन जाता है। फिर चालान में भी वही कंप्लेनेंट होता है, तो इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करेगा। अब ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है, नेमो जुडिस इन कादा सुआ, नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस। कि भाई अगर कोई भी है, अब देखें जज इसने खुद कंप्लेंट की है, अब ये कंप्लेनेंट भी है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो इन्वेस्टिगेशन का एक किस्म का जज हो जाएगा उस चीज का, कि भाई जो उसको लगेगा वो इन्वेस्टिगेशन में डाल देगा। तो ये एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है, उसकी वायलेशन हो जाएगी। तो इसी वजह से जो है पुलिस वाला कंप्लेनेंट अगर है तो फिर वो आईओ नहीं बन सकता। सेम गोज फॉर दी जज। अगर कोई जज है, उसने सो मोटो ले लिया है, सो मोटो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है अगर जज को लगता है कि भाई मुझे इस चीज का कागनिजेंस लेना चाहिए, कोई अगर कंप्लेनेंट नहीं आया, जज को लगता है कि भाई ऑफेंस कमिट हुआ है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर वो सो मोटो लेता है, उसका केस चलाता है। तो अब कोई जज अगर सो मोटो लेता है तो वही जज केस नहीं चलाएगा, वो जज वो केस नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता कि भाई, क्योंकि एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है, नेमो जुडेक्स इन कादा हुआ, नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस। अब क्योंकि ये खुद उस केस का कंप्लेनेंट हो गया, उसने सो मोटो ले लिया, तो अब वो उसका जज नहीं बन सकता। तो ये जज के लिए भी वही जो फार्मूला है और पुलिस वाले के लिए भी वही फार्मूला है। तो आई होप कि ये जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये मोहम्मद अम्बार ने पूछा है व्हाट एग्जैक्ट सीआरपीसी लॉ स्पेसिफिकली स्टेट की पुलिस वाला कंप्लेंट। अच्छा, ये मैंने पढ़ी थी, जजमेंट्स में पढ़ी थी, जब आप सीआरपीसी खोलेंगे तो उसमें कमेंट्रीज होती हैं। तो ये सीआरपीसी के सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने कमेंट्री में पढ़ा था। उसमें जजमेंट थी एक, मुझे याद नहीं जजमेंट, लेकिन उस कमेंट्री में ये मैंने चीज पढ़ी थी। बाकी जो जज वाली बात है, ये जज वाली बात हम पढ़ेंगे जब काग्निजेंस पढ़ेंगे, तो ये हम उधर पढ़ेंगे। एग्जैक्टली exactly, शायद अहमद ने सही बताया है, इफ मैजिस्ट्रेट इटसेल्फ टेक्स द कॉग्निजेंस ही विल नॉट बी जज इन द केस। अब वो जज नहीं होगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, लुकमान ने पूछा है सो मोटो हैज पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सो मोटो हर कोई जज ले सकता है, जरूरी नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट का ही हो, वो मैजिस्ट्रेट भी ले सकता है। वो हम आगे जब हम काग्निजेंस पढ़ेंगे तो आप उधर देख लीजिएगा, उधर लिखा हुआ है साफ साफ सीआरपीसी में, काग्निजेंस में। तो वो हम उधर देख लेंगे, वो मैजिस्ट्रेट भी ले सकता है सो मोटो। अच्छा, टाइम लिमिटेशन क्या है, टाइम लिमिटेशन देख लेते हैं कि भाई जो पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो कितने टाइम के अंदर सबमिट करानी होती है। जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो 14 डेज के अंदर सबमिट करानी होती है, जब रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो चुकी हो। एफआईआर होने के बाद फिर 14 डेज के अंदर उनको जो है सबमिट करानी होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई हो 14 डेज में, फिर वो 3 दिनों के अंदर क्या करेंगे, एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट कराएंगे मजिस्ट्रेट के यहाँ थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 प्रोविजो सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि भाई अगर 14 डेज के अंदर आप सबमिट नहीं करा सकते तो फिर आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा है, उनके अंदर आप क्या करें, एक इंटरिम जो है रिपोर्ट जमा कराएं मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये इनकी टाइम लिमिटेशन है। आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है ये, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास हमने बात बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये हम पढ़ेंगे आगे।
तो वो भी हम देख लेते हैं कि भाई ए क्लास क्या है, बी क्लास क्या है और सी क्लास क्या है। अभी जब पुलिस वाले जब चालान सबमिट कराते हैं जज के सामने, तो जज के सामने दो ऑप्शंस होते हैं कि भाई वेदर ये कागनीनेस ले। अगर कागनीनेस लेता है तो फिर वो केस आगे चलेगा, ट्रायल। अगर वो कागनीनेस नहीं लेता, वो कैंसिल कर देता है, तो कैंसिल करने के लिए फिर वो बताएगा कि भाई वो वेदर ए क्लास कर रहा है, बी क्लास कर रहा है या सी क्लास कर रहा है। तो कैंसिल करने के लिए जब चालान सबमिट होने के बाद अगर कैंसिल कर रहा है, कैंसिल दी, केस को कैंसिल कर रहा है कि भाई ये केस आगे नहीं चलना चाहिए, इधर इसको जो है क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। इधर मोहम्मद अमार बोल रहा है कि वॉइस कटिंग हो रही है। अच्छा, कोई और बता दे अगर किसी और के पास हो रही है, क्योंकि मेरे सामने में मोबाइल पड़ी है, उधर वॉइस क्लियर आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम क्या कहाँ पे थे कि भाई अगर कागनीनेस ले रहा है तो फिर तो वो ट्रायल चलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें ये। अगर कागनीनेस नहीं ले रहा, उधर ही उसको कैंसिल कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा जज। उसके पास तीन ऑप्शन है जज के सामने, या तो वो ए क्लास कर दे, या बी क्लास कर दे, या सी क्लास कर दे। अब ये ए क्लास क्या है, बी क्लास क्या है, वो सी क्लास क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम ए क्लास कवर कर लेते हैं, उसके बाद बी क्लास और सी क्लास सीरीज में। तो ए क्लास जो होती है वो एफ कैसे होती है। एफ ए क्लास एफ होती है, वो सच्ची एफ होती है कि भाई हम मानते हैं कि आपके पास, आपके साथ जाती हुई, आपके साथ ऑफेंस हुआ है। लेकिन मसला क्या कहाँ आता है, मसला आता है अक्यूज पर्सन को ट्रेस नहीं कर सकते, अक्यूज पर्सन हमें मिल ही नहीं रहा। अब ये कैसे हो सकता है। अब ऐसे हो सकता है कि भाई आप देखें रास्ते से जा रहे हैं और आपके पास डकैती हो गई, किसी ने आपसे मोबाइल छीन ली या रॉबरी हो गई आपके साथ। अब उन लोगों के फेस क्या थे, ढके हुए थे। अब आपको पता ही नहीं कि किसने मेरे साथ ये रॉबरी की है, डकैती की है। अब आप थाने में जब जाएंगे तो आप अननोन पर्सन्स लिखेंगे उधर। तो अभी आपको पता ही नहीं है कि अक्यूज क्या है। तो जब चालान सबमिट होगा तो अब अक्यूज तो पता नहीं, तो अब जज बोलेगा कि भाई केस किसके ऊपर चला है, अक्यूज तो हमें पता ही नहीं। तो वो पुलिस को बोलेगा कि भाई ऐसे करो। अब जब तक अक्यूज नहीं मिल जाते तब तक मैं इस केस को एक क्लास कर देता हूँ। अब वो केस क्या हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बंद करना। मैं इसकी स्पेलिंग सही लिख देता हूँ, DORMANT, डोरमेंट जिसको बोलते हैं कि भाई अब वो केस बंद हो जाएगा। टेम्पररली बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं। जब तक भाई वो अक्यूज हमें मिल जाएंगे कि भाई किसने तुम्हारे साथ ये ऑफेंस कमिट किया था, डकैती का या रॉबरी का या और कोई आप एग्जांपल ले लें। जब हमें अक्यूज का पता चल जाएगा तब ये केस ओपन होगा। तो ये हो गया ए क्लास एफ when there is no clue whatsoever about the culprits or the property, or where the accused is known but there is no evidence to justify his being sent up to magistrate for trial। दो चीजें हैं, या तो हमें उस कल्प्रेट का पता नहीं है, या अगर पता है तो उसके एविडेंस नहीं है उसको प्रूव करने के लिए। हमें पता है किसने किया है लेकिन हमारे पास अब एविडेंस नहीं, क्योंकि कोर्ट क्या मांगती है, कोर्ट मांगती है एविडेंस। आपने सुना होगा, अगर साला सबूत नहीं तो एक गुनाहगार बेकसूर। तो अगर सबूत नहीं है तो फिर वो गुनाहगार भी जो होता है वो बेकसूर हो जाता है। तो अगर अक्यूज को पता नहीं है अक्यूज कौन है, अगर पता है तो एविडेंसेस नहीं है जस्टिफाई करने के लिए कि भाई इसने कमिट किया है ऑफेंस, तो फिर वो ए क्लास हो जाएगा। अब वो एक्शन कौन सा लेगा जज। जज क्या कर देगा, उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा जब तक अरेस्ट नहीं हो जाता अक्यूज, या उसकी अपीयरेंस नहीं हो जाती। कि भाई जब तक वो अपीयर नहीं हो जाता या उसको अरेस्ट नहीं किया जाता कि भाई अक्यूज पर्सन मिल गया अब हमें, अब हम उसके ऊपर केस चलाएंगे। तो ये हो गई ए क्लास एफ एक क्लास एफआईआर एबिस्कॉन्डर की सिचुएशन में हो जाती है कि भाई आपको पता भी है कि भाई इसने ऑफेंस किया है, अब वो भाग गया है, अब वो पुलिस को नहीं मिल रहा। तो वो जज क्या कर देगा, एक क्लास कर देगा जब तक वो अपीयर नहीं हो जाता फिर से। फिर वो अपीयर होगा, फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो फिर वो एक क्लास जो होगी केस या एफआईआर, फिर उसको रीओपन किया जाएगा केस को, फिर आपका केस चलेगा। तो ये हो गया एक क्लास। तो आई होप कि ये आप एक क्लास अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी हम देखते हैं बी क्लास कि भाई बी क्लास क्या है। बी क्लास में जो होती है वो मेलिशियसली फॉल्स केस होता है, झूठी केस, झूठा एफआईआर किसी के ऊपर आप बना दें। ऐसे ही भाई, जैसे अक्सर किडनैपिंग के हो जाते हैं, कोई अपना बेटा छुपा देता है, फिर अगले के ऊपर जो है किडनैपिंग का केस बना देता है कि भाई फिलना बंदे ने मेरा बेटा अगवा कर लिया है। फिर आगे चल के पता चलता है कि भाई इसका बेटा अगवा नहीं हुआ था, इसने खुद छुपा लिया था। या किसी और नेचर का कोई झूठा केस लगा देते हैं, अक्सर आपने सुना भी होगा, रिलेटिव्स जो होते हैं वो आप करते हैं अक्सर ये हरकत। तो ये झूठा केस अगर कोई हो जाता है किसी के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, जज उसकी कागनिजेंस नहीं लेगा, उसको क्या कर देगा, उसको बी क्लास कर देगा कि भाई ये बी क्लास हो गया। अब वो अगर देयर इज नो प्राइम फेशिया अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब ये प्राइम फेशिया क्या है, प्राइम के फेशिया का मतलब होता है फर्स्ट इंस्टेंस। कोई ऐसा केस हो जो फर्स्ट इंस्टेंस वाला केस ना हो। सपोज कैसे कि भाई आप फर्स्ट इंस्टेंस वाला केस क्या होता है, पहले वो समझिए आप।
कि भाई हम जा रहे थे रास्ते पे, किसी बंदे का जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी इधर, और दूसरा बंदा इधर खड़ा हुआ था, और इसके हाथ में क्या थी, नाइफ थी, और इस बंदे से यहाँ ब्लड जो है हो रही थी सारी कुछ, ये सारा मर चुका था। अब ये क्या है, ये प्राइम फेशिया केस है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई इस नाइफ जिसके हाथ में है, उसी ने मर्डर किया है। भले ये प्रूव नहीं हुआ हो, लेकिन प्राइम फेशिया केस के हिसाब से अगर हम ये देखें, तो हमने क्या देखा है कि भाई नाइफ इसके हाथ में है, इसके ब्लड जो है जो है ज्यादा हो रही है सारा कुछ। तो आप पहली नजर में देखने से हमें क्या मालूम होता है कि भाई इसी बंदे ने शायद जो है ऑफेंस कमिट किया होगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये प्राइम फेशिया केस है। तो अगर इस नेचर का ऑफेंस होगा तो वो तो बी क्लास नहीं होगा। लेकिन अगर इस नेचर का ऑफेंस नहीं हो, फर्स्ट इंस्टेंस वाली नेचर का ऑफेंस ना हो, तो उस सिचुएशन में जज क्या करेगा, उसको जो है बी क्लास कर देगा। वेन देयर इज नो प्राइम फेशिया, प्राइम फेशिया आप समझ गए कैसा केस होता है। अगर इस नेचर का केस नहीं हो, फिर अलग नेचर का हो, तो फिर वो क्या करेगा, उसको बी क्लास कर देगा। ये कब एप्लीकेबल होगी बी क्लास, जब वो फॉल्स और फ्रिविलियस केसेस जब फाइल किए जाते हैं, झूठे केसेस जो होते हैं वो जानबूझकर जो केसेस फाइल किए जाते हैं, उस नेचर में जो होता है वो क्या कर देता है, जज उसको बी क्लास कर देता है। अब इसमें क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है बी क्लास में। बी क्लास में जो समरी होती है एक पुलिस वाला बनाता है, और वो क्या करता है, पुलिस वाला एक बी क्लास समरी बनाता है। उसमें लिखता है कि भाई ये हमें ये लगता है कि ये केस झूठा है, तो फिर वो जो जज के सामने सबमिट कराता है। इसमें क्या होता है, अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर देती है उस समरी को, तो फिर वो अक्विटल हो जाता है अक्यूज का, अक्यूज को उधर ही जो है अक्विट किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, पुलिस वाले जो होते हैं वो बी क्लास समरी अगर सबमिट कराते हैं, तो जज क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर देता है, फिर वो अक्यूज की क्या हो जाती है, अक्विटल हो जाती है। अगर नहीं करता जज एक्सेप्ट, तो वो जज की अपनी मर्जी है, जज बाउंड नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, जज की अपनी डिस्क्रिशन है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये केस देखा था। जज ने बी क्लास जो है पुलिस वाले ने बी क्लास की समरी जमा कराई थी, लेकिन जज ने कागनिजेंस ले लिया था। तो कागनिजेंस जो होती है वो जज की मर्जी होती है, भले वो बी क्लास समरी क्यों ना हो उसके सामने, अगर वो कागनिजेंस लेना चाहता है उस ऑफेंस की, तो वो ले सकता है। तो ये था बी क्लास। अब उसमें जो एक्शन कौन सा लिया जाता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, जब ई क्लास हो जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक से जो है ऑर्डर पास करता है एसएचओ को कि भाई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करो 182 पीपीसी की, किसके अगेंस्ट, जिसने इंफॉर्मेशन दी थी, जिसने झूठी इंफॉर्मेशन दी थी, कंप्लेनेंट जो था उसके ऊपर केस चलाओ। हमने ये एफआईआर में भी देखा था, अगर आपको याद हो, कि अगर आप झूठी एफआईआर देते हैं, झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं एफआईआर में, तो आप वो नहीं करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर केस हो जाएगा। आपको अगर याद हो एफआईआर जब हम पढ़ रहे थे, तो ये तब होगा जब आप एफआईआर में कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर वो बी क्लास हो जाता है, तो फिर जज ऐसे जो को ऑर्डर करेगा कि भाई क्या करो, कि भाई जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर 182 पीपीसी वाला जो है कलम जो है लगा के, कलम लगा के उसके ऊपर केस चला दो। तो ये हो सकता है बी क्लास एफआईआर में कंप्लेनेंट के साथ। तो ये हो गया बी क्लास। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि भाई बी क्लास क्या है। अभी हम देखते हैं सी क्लास एफआईआर। अच्छा, सी क्लास एफआईआर क्या है, ये तब होती है जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, फिर उसकी एफआईआर हो गई हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सी क्लास एफआईआर हो जाती है, उसको उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सी क्लास एफआईआर। ये भी बी क्लास एफआईआर की तरह होती है, ये सी क्लास एफआईआर की समरी बनाता है पुलिस वाला। अगर कोई मिस्टेक का फैक्ट हो गया उसमें, या अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, या कोई सिविल नेचर का ऑफेंस हो, या सिविल नेचर का हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो सी क्लास हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें जज एक्शन क्या लेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा एसएचओ को कि भाई इसकी अलग से रिपोर्ट बनाओ, जो 155 सीआरपीसी के अंडर, जिसको हम बोलते हैं एनसी या एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट होती है, एनसीआर उसको बोलते हैं या एनसी बोलते हैं। तो जज उसको बताएगा कि भाई इसकी जो है अंडर सेक्शन 155 के अंदर एक रिपोर्ट बनाओ। 155 में क्या होती है, एनसी होती है। सिंपल सा इसमें ये एक्शन होता है। तो आई होप कि आप ये जो है सी क्लास एफआईआर भी समझ गए होंगे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है, जो डायरेक्ट कंप्लेंट, जो हम पढ़ेंगे और ये ड्राफ्ट करना भी सीखेंगे। पहले हम इसकी चीजें पढ़ेंगे, फिर उसकी ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे कि भाई इसको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। तो आई होप कि ये चालान की सारी चीजें समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर था, तो इस वजह से ये जरूरी है आपको समझने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं देख रहा हूँ, वो हम लास्ट में आपको देख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो रहा है। तो क्योंकि डायरेक्ट कंप्लेंट भी रिमेनिंग है, तो वो कवर कर लेते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे देते हैं।
डायरेक्ट कंप्लेंट क्या है? इफ अ पर्सन रिपोर्ट्स अ क्राइम और पुलिस उसको रिफ्यूज कर दे एफआईआर के लिए, कोई कोई भी अनजस्टिफाइड रीजन देकर कि भाई मैं एफआईआर जो इस वजह से नहीं करा, या कोई रीजन ही नहीं दे रहा, तो फिर इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि भाई वो कंप्लेंट करे किसी हायर रैंकिंग ऑफिशियल के सामने। जैसे हमने 22 में कहा करते थे एसएसपी के सामने, फिर उसकी कंप्लेंट करते थे। फिर भी अगर एफआईआर लॉन्च नहीं होती, तो फिर जो इन्फॉर्मेट है उसके पास लीगल राइट है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी। जो अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी जो कंप्लेंट फाइल करेगा, उसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये डायरेक्ट कंप्लेंट है। सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपकी एफआईआर नहीं काटी जा रही, आपने हायर रैंकिंग ऑफिशियल को भी कांटेक्ट किया, फिर भी आपकी एफआईआर नहीं हो रही, तो फिर आपके पास एक लीगल राइट है कि आप एक कंप्लेंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी। फिर उस कंप्लेंट को आप बोलेंगे डायरेक्ट कंप्लेंट। उधर आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए मैटर की, और मजिस्ट्रेट उसकी काग्निजेंस भी ले सकता है अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे कि डायरेक्ट कंप्लेंट क्या होती है। अच्छा, डायरेक्ट कंप्लेंट हमने देख लिया कि भाई ये जो जज के सामने एक कंप्लेंट होती है अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी। जी बिल्कुल, मजिस्ट्रेट के सामने होती है। इधर ये आप देख सकते हैं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होती है हमेशा। अगर केस बड़ा होगा तो फिर वो ट्रांसफर कर देगा सेशन जज को, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन वाला होगा तो फिर वो खुद ट्राई कर लेगा उसको। अच्छा, इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं डेफिनेशन देखने के लिए, है कि भाई कंप्लेंट की डेफिनेशन क्या है। पहले देख लेते हैं कि भाई कंप्लेंट क्या है, उसके बाद हम इसकी जो है देख लेते हैं ये कहाँ फाइल किया जाता है, फिर उसकी ड्राफ्टिंग भी देख लेते हैं। कंप्लेंट का मतलब होता है एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट विद द व्यू, इस हिसाब से लिया जाए कि भाई इसका आप एक्शन ले। भले जो पर्सन हो वो नोन नोन हो या अननोन हो, जिसने ऑफेंस कमिट किया हो। इसमें नोट करने वाली चीज ये है। अच्छा, मैं क्वेश्चंस आपके देख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगा तो थोड़ा टेम्पो लास्ट में आपके क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। अभी ये कवर कर लेंगे सारा कुछ। अभी हम कंप्लेंट पे थे। आवाज आ रही है मेरी? बता दो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, लेट मी चेक। अभी आ रही है आवाज? ओके, थैंक यू सो मच। तो हम कहाँ पे थे, कंप्लेंट पे थे। ये नेट का इशू होता है, कभी कभी 2 मिनट के लिए हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पांस। हम कंप्लेंट पे थे। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट एक एलिगेशन है जो हम राइटिंग में भी कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, इस हिसाब से कि भाई आप इसका एक्शन लें। भले जो जिसने ऑफेंस कमिट किया हो वो हमें पता हो या हमें पता नहीं हो, अननोन हो या अननोन हो। अच्छा, इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं आती, ये नोट करने वाली चीज है। पुलिस रिपोर्ट इस वजह से नहीं आती कि भाई डायरेक्ट कंप्लेंट में हम एफआईआर नहीं करते, एफआईआर हमारी नहीं हो रही। पुलिस रिपोर्ट तो तब आएगी जब एफआईआर हो। चालान या जिसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, वो तो तब होगी जब एफआईआर। इसमें तो एफआईआर होती नहीं, इसमें हम पिटीशन फाइल करते हैं, डायरेक्ट कंप्लेंट की एक पिटीशन बनाते हैं, जो अब हम इस क्लास में उसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे। फिर वो बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो पेश करेंगे, तो फिर वो कागज उधर डायरेक्ट ली जाएगी। तो इस हिसाब से इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इधर सेक्शन 4 क्लास ए ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद डायरेक्ट कंप्लेन हम कहाँ फाइल करते हैं? इट इज फाइल्ड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट की जाती है, फाइल की जाती है। भले भली नेचर वाला ऑफेंस हो, भले ऐसा ऑफेंस हो जो सेशन जज चला सकता है, फिर भी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करेगा डायरेक्ट कंप्लेंट को। फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा कि भाई ये मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो फिर वो खुद ट्राई कर लेगा। अगर उसको लगता है कि भाई मेरी जुरिस्डिक्शन का नहीं, तो फिर वो ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर करेगा? डीजे को ट्रांसफर करेगा। अब मजिस्ट्रेट जब उसके पास डायरेक्ट कंप्लेंट आती है, तो फिर उसके पास क्या होता है अख्तियार कि भाई मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी ले सकता है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, या ट्रायल कंडक्ट कर सकता है।
अगर ऑफेंस उसका मजिस्ट्रेट वाला होगा तो फिर वो खुद ट्राई करेगा। अगर सेशन जज वाला ऑफेंस हो तो फिर उसको जो है सेशन जज के सामने जो है ट्रांसफर कर देगा कि भाई ये मेरी नेचर का, मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लिहाजा ये मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ, फिर आप जो है इसको ट्राई करें। फिर वो सेशन जज की अपनी मर्जी होती है कि भाई खुद चलाए वहाँ किसी एडीजे को ट्रांसफर कर दे। तो वो अलग चीज़ है। बहरहाल ये नोट करने वाली चीज़ है कि भाई अगर वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है तो फिर वो खुद ट्राई करेगा, वरना वो ट्रांसफर कर देगा डीजे को। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे कि भाई जो डायरेक्ट कंप्लेंट है वो कहाँ फाइल होती है। अच्छा, डिसमिसल ऑफ डायरेक्ट कंप्लेंट होती है अंडर सेक्शन 203 ऑफ सीआरपीसी। जैसे कोई भी एप्लीकेशन डिसमिस होती है तो डायरेक्ट कंप्लेंट भी आपकी डिसमिस हो सकती है। कोर्ट आपकी डायरेक्ट कंप्लेंट डिसमिस कर सकती है अगर उसको लगता है कि भाई आपकी जो है ग्राउंड्स अच्छे नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है कि प्रोसीडिंग्स के लिए आप जो है हवा में बात कर रहे हैं, झूठी बात कह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो होता है वो डायरेक्ट कंप्लेंट डिसमिस हो सकती है। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है डायरेक्ट कंप्लेंट की? जैसे चालान की हमने लिमिटेशन देख ली, 14 डेज होती है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है? देयर इज नो स्पेसिफाइड टाइम कि आप इस टाइम के अंदर डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। आपकी जितनी देर बाद आए आप आ सकते हैं। जैसे एफआईआर की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी टाइम के बाद आए। लेकिन एक चीज होती है कि भाई आप जितना डिले करेंगे उतना आपका केस कमजोर होगा। कि भाई लॉन्गर कंप्लेंट इज डिलेड द लेसर बिकम्स द चांसेस ऑफ बिलीविंग इन ट्रुथ। जितना आप डिले करेंगे उतना आपकी बात में यकीन करने का आपको कम हमें मतलब होगा। क्योंकि आपने डिले किया है तो हमें लगेगा कि हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो डिले की आपको रीजनेबल काजेस देनी होते हैं, फिर वो अगर रीजनेबल काजेस जज मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो फिर वो डिसमिस कर देता है। तो नॉर्मली जो है आपको डिले नहीं करना चाहिए। अगर आप डिले कर रहे हैं तो फिर आपको रीजनेबल काजेस देने हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2010 की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज नंबर 16, और 2018 की एमएलडी पेज नंबर 26। ये उस जजमेंट्स में बताया गया था। अभी हम ड्राफ्टिंग सीखते हैं डायरेक्ट कंप्लेंट की, कि भाई ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है एक केस स्टडी के थ्रू। केस स्टडी सेम ही है जो 22A वाली थी। हम केस स्टडी क्यों अभी सेम इस वजह से कर रहे हैं ताकि आप रिलेवेंस हो सके इस चीज से। हर केस स्टडी में अलग, हर जो असाइनमेंट में अलग केस स्टडी होगी तो फिर आपको डिटेल्स बनाने में जो हो सकता है मिस्टेक्स हो, तो इस वजह से हम कोशिश यही करते हैं कि भाई केस स्टडी में जो नेम्स हैं वो लास्ट तक सेम रहे ताकि आप एक रिलेवेंसी बना सके। कि भाई एक एफआईआर हो गई, उसी केस में अब ट्रांसफर करा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, अब उसी केस में हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं। अब उसी केस में अब सपोज करते हैं एफआईआर नहीं हो रही, फिर हम डायरेक्ट कंप्लेन ले रहे हैं, तो इस वजह से ये हम सेम रखते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। अच्छा, अली है, उन्होंने क्या किया था, 5 लाख रुपए दिए थे अहमद को इस तारीख को। और उसने लोन देने के टाइम पे एक अहमद ने क्या कर दिया था, इशू चेक किया था, उसका चेक नंबर ये है। अब अली ने क्या किए हैं, 5 लाख रुपए दिए हैं अहमद को, और अहमद ने एक चेक दे दिया है एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, अगर मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं देता तो आप मेरे अकाउंट से निकाल लेना, ये है मेरा चेक। और बैंक अकाउंट इसका अभी बैंक लिमिटेड कासमाबाद ब्रांच का 5 लाख रुपीज का एक चेक उसने बना दिया। अब उस तारीख पे जब अली गया, सेम स्टोरी है, वो चेक डिसऑनर हो गया, उससे कांटेक्ट किया लेकिन पेमेंट के लिए वो पेमेंट के लिए जो है मान नहीं रहा, उसको जो है रिफ्यूज कर दिया है। उस तारीख को फिर अली जो है कहाँ गया, पुलिस स्टेशन कासमाबाद, एसएचओ को रिक्वेस्ट की कि भाई इसकी एफआईआर काटो। लेकिन उसने एफआईआर नहीं काटी। फिर एक एप्लीकेशन मूव एसएसपी के यहाँ कि भाई इसको ऑर्डर करो कि एफआईआर काटे, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी गई। अब अली हमारा क्लाइंट बन के आया है और हमें कहता है कि भाई डायरेक्ट कंप्लेंट ड्राफ्ट करो। ये चाहता तो भाई से भी की रेमेडी भी ले सकता था, लेकिन अभी आया है डायरेक्ट कंप्लेंट, तो डायरेक्ट कंप्लेंट भी वो कर सकता है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट कंप्लेंट देखते हैं कि भाई डायरेक्ट कंप्लेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ अली। तो चलते हैं, हम ड्राफ्टिंग करते हैं अली के बिहाफ पे। सेम चीजें, जैसे 22 में टाइटल था, लेकिन इसमें टाइटल चेंज होगा थोड़ा। इसमें आप टाइटल जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बनाएंगे, क्योंकि हमेशा डायरेक्ट कंप्लेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो होती है वो फाइल की जाती है। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, इन दी कोर्ट ऑफ। अब जो भी हो, हमारे हम ये सपोज करते हैं कि ये थर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है, तो उस वजह से हम उसके सामने गए। आपकी सिचुएशन में जो भी हो, फोर्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या नाइन्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, वो आपकी अपनी होती है। अभी हम इधर ये सपोज करते हैं कि ये थर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने है, जो है सिविल जज हैदराबाद। फिर इधर आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कंप्लेंट नंबर। फिर आप जो भी साल होगा वो लिखेंगे, फिर ये कोर्ट आपको ये नंबर अलॉट करती है जो भी, अगर वो एडमिट हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक कंप्लेनेंट का बनाएंगे। जैसे 22 AB में हमने क्या कहा था, हमने एप्लीकेंट बनाया था।
क्योंकि वो एप्लीकेशन थी तो वो एप्लीकेंट, अब ये कंप्लेंट है तो आप क्या लिखेंगे, कंप्लेनेंट। तो इधर आप एप्लीकेंट नहीं लिखेंगे, इधर आप जो है कंप्लेनेंट लिखेंगे। फिर जो भी कंप्लेनेंट, अब इधर अली कंप्लेनेंट है, उसकी सारी डिटेल्स आप लिखेंगे जो भी आपको वो जो है देता है। आप इधर CNIC भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। फोन नंबर भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई किस्म की लिमिटेशन नहीं है, जितनी आप डिटेल देना चाहिए आप दे सकते हैं। उसके बाद अक्यूज लिखेंगे। अक्यूज कौन है, जो भी आपके क्लाइंट को तंग करा है, जिसके ऊपर आप जो है इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, तो फिर जो है आप वो करेंगे। उसकी अब जो भी अक्यूज होगा उसकी सारी डिटेल्स आप जो है अपने क्लाइंट से लेंगे, फिर वो जो है सारे कुछ बनाएंगे। घर का एड्रेस, भाई वेदर मुस्लिम है या सारा कुछ, कास्ट क्या है। घर का एड्रेस इस वजह से कोर्ट उसको जो है समन करेगी, सारा कुछ इस वजह से देना जरूरी होता है। उसके बाद टाइटल देंगे, डायरेक्ट कंप्लेन अंडर सेक्शन 200 CRPC। अब रेड विथ वाली चीज इधर नहीं है। रेड विथ 489 PPC और 506 2 PPC। अब इधर क्योंकि FIR नहीं हो रही, तो FIR के लिए तो हमने देखा था कि भाई थर्ड कॉलम होता है। थर्ड कॉलम में क्या होते हैं, सेक्शंस लिखे जाते हैं जो भी हम लगाना चाहते हैं अक्यूज के ऊपर। अभी इधर FIR हो नहीं रही, तो हम सेक्शंस किधर लगाएं। तो इधर आप सेक्शन जो लगाना चाहते हैं अपने अक्यूज के ऊपर, जो भी आपका जो अक्यूज जो है आपके केस में, तो अगर आप वो सेक्शंस लगाना चाहते हैं तो इस टाइटल में लगाएंगे। अब हम उसके ऊपर कौन से सेक्शंस लगाना चाहते हैं। एक लगाना चाहते हैं 489F डिसऑनर ऑफ चेक, और दूसरा 5062 जो धमकी वाला होता है, मौत की धमकी या किसी और की धमकी। अच्छा, ये सवाल है रिलेवेंट, रिलेवेंट है लुकमान का, तो इस वजह से मैं इधर जवाब दे देता हूँ। अच्छा, अकमल का सवाल है सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशन पुलिस स्टेशन जितनी होती है, जी बिल्कुल, जो मजिस्ट्रेट की जुडिशन होती है वो थानों के हिसाब से होती है। ये आपने सही बात की है डियर अकमल। जज को कहा जाता है कि भाई ये थाना तुम्हारी हद में आता है, ये थाना, एक दो थाने दे देते हैं जो पुलिस स्टेशन से, किसी को एक दे देते हैं अगर आबादी ज्यादा होती है उसमें, किसी को दो भी दे देते हैं, किसी को तीन भी। तो ये जुडिशन इस हिसाब से होती है। अच्छा, लुकमान का है कि सर अप डाउन साइड स्पेस कैसे दी जाए, केस टाइटल या डायरेक्ट कंप्लेंट के बीच में है। अच्छा, ये मैं आपका सवाल नहीं समझ रहा। अच्छा, मैं आपको ये प्रैक्टिकली नहीं तो लास्ट में जो है आप ये क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दें, ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ इसको। अभी हम सारी चीजें सीख लेते हैं, मैं इसको लास्ट में जवाब देता हूँ। अच्छा, हम कहाँ पे थे, थर्ड कॉलम वाली बात पे थे कि भाई अगर कोई FIR होती है तो फिर हम थर्ड कॉलम में सेक्शंस लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि अब इधर FIR नहीं है तो इस वजह से हम सेक्शंस इधर मेंशन करेंगे, और ये लिखेंगे रेड विथ। हम लिखेंगे कि भाई ये सबमिट करा रहा है हमारा कंप्लेनेंट ऑन दी, जो सबमिट्स बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, सारा कुछ। अब फर्स्ट में हम वही लिखेंगे जैसे 22 AB में हमने लिखा था कि भाई ये बहुत ही शरीफ है, ये सारा कुछ है, लॉ अबाइडिंग पीस लविंग एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये क्यों लिखते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, ओ सॉरी थर्ड लेक्चर में किया था। फर्स्ट और सेकंड में ये चीजें थी नहीं असाइनमेंट में, ये थर्ड में थी, तो हमने थर्ड में ये कवर किया था कि हम ये क्यों लिखते हैं। उसके बाद अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। अब हम अपनी स्टोरी शुरू करेंगे कि भाई इस तारीख को कंप्लेनेंट उसने क्या कर दिया था, 5 लाख रुपए दिए थे अक्यूज को। अक्यूज ने इशू चेक किया था अभी बैंक लिमिटेड का एज ए सिक्योरिटी के तौर पर 5 लाख रुपए का। उसके बाद फिर कंप्लेनेंट जो था वो अभी बैंक लिमिटेड गया हैदराबाद और चेक पेश किया, और बैंक अथॉरिटीज ने क्या बताया कि भाई ये जो है मेमो ऑफ पेमेंट ब्लॉक्ड, पेमेंट इसने ब्लॉक करा दी है क्योंकि इसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, डिसऑनर हो गया सारा कुछ। उसके बाद कंप्लेनेंट ने कांटेक्ट किया अक्यूज को कि भाई मुझे 5 लाख रुपए दो, क्योंकि जो तुमने मुझे चेक दिया था वो जो है वो क्या हुआ है, वो चेक डिसऑनर हो गया है। अब उसने फाल सौंप दिए, फिर उसके बाद कंप्लेनेंट ने इसको फिर कांटेक्ट किया कि भाई मुझे वापस करो। अब इस बार उसने क्या कर दी, तो अगर तुमने फिर पैसे मांगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर उसने मौत की धमकियां दे दी। अब उसी शाम वो कहाँ गया, SHO के पास गया कि भाई FIR काटो, लेकिन उसका मसला उधर नहीं सुना गया। फिर उसने जो एक कंप्लेन मूव की सुप्रीडेंट के SSP के सामने, फिर भी उसका उधर मसला हल नहीं हुआ। फिर वो कहाँ गया, SSP के सामने। अब क्योंकि उसके पास और रेमेडी बची नहीं, तो इस वजह से अब ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि पुलिस की ये ऑब्लिगेशन है कि FIR का रजिस्टर की जाए ऑन दी रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब उसको इन्फॉर्मेशन मिले काग्निजेबल ऑफेंस की, तो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर दी FIR अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। लेकिन पुलिस अथॉरिटीज ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में जो है फेल हो गए हैं, क्योंकि जो अक्यूज पर्सन है वो क्या है, हमारी यही स्टोरी होती है कि भाई अक्यूज पर्सन पैसे वाला है, इन्फ्लेशन है,
वो जो होता है वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है, इस वजह से एफआईआर नहीं काटी जा रही। तो इस वजह से, इस ब्यास बिहेवियर से वजह से अब हमें लगता है कि भाई कंप्लेनेंट ही एक हमारा एक वायद रास्ता है हमें इंसाफ जो है देने के लिए। लेकिन अगर ये इधर कह रहा है कि भाई ड्यू टू ब्यास बिहेवियर ऑफ पुलिस अथॉरिटीज, अब कंप्लेनेंट को लगता है कि अगर एफआईआर हो भी गई तो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी, तो इस वजह से हम डायरेक्ट कंप्लेंट कर रहे हैं। तो ये मेंशन करना जरूरी होता है कि आप डायरेक्ट कंप्लेन क्यों अवेल कर रहे हैं। हालांकि आपके पास एफआईआर का ऑप्शन था, 22 AB में चले जाते, तो हमने क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर एफआईआर हो भी गई तो हमें लगता है कि भाई ये जो है जस्टिस नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं एक तो उस अक्यूज के कहने पे एफआईआर ही नहीं काट रहे। अगर एफआईआर हो भी गई तो इन्वेस्टिगेशन भी उसके फेवर में होगी। तो लिहाजा हम ये डायरेक्ट कंप्लेन करना चाहते हैं। डायरेक्ट कंप्लेन में क्या होता है, जज इंक्वायरी खुद करवाता है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर जज खुद इंक्वायरी कराएगा तो हो सकता है कि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि अब हमें पुलिस वालों पे एतबार नहीं रहा। तो ये हम कोर्ट को एक परसुएट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई क्यों हमारी डायरेक्ट कंप्लेन को अलो किया जाए। उसके बाद आप प्रेयर मांगेंगे जज से। इसमें क्या मांगेंगे, जैसे 22 AB में हमने जज से क्या मांगा था कि भाई 22A1 में क्या मांगा था कि भाई एफआईआर का ऑर्डर निकालो। 22A2 में क्या मांगा था कि भाई ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 22A3 में लीगल प्रोटेक्शन। तो अब डायरेक्ट कंप्लेन है, तो डायरेक्ट कंप्लेन में हम क्या मांगेंगे कि भाई इसकी काग्निजेंस लो, जो अक्यूज ने जो है ऑफेंस किया है। अब कौन से सेक्शन सी अंडर काग्निजेंस लो, एक तो 489F जो है डिसऑनर ऑफ चेक, 506(2). अब आपके केस में जो भी सेक्शंस होंगे वो आप मेंशन करेंगे, जरूरी नहीं कि आप ये मेंशन करें। अब हमारे केस में ये सेक्शंस हमें सही लग रहे हैं तो इस वजह से हमने ये मेंशन किए हुए हैं। अगर आपके यहाँ मर्डर का केस आता है तो फिर आप 302 भी लगा सकते हैं, या जो भी आता है, फिर किडनैपिंग का आता है तो 363 पे आप लगा सकते हैं। फिर आप जो कस्टम है हमारे यहाँ की भाई एनी अदर लीव विद ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट काइंडली बी अवार्डेड टू जो है कंप्लेनेंट इधर होना चाहिए। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इधर कंप्लेनेंट होना चाहिए। मैं इसको करेक्ट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये कंप्लेनेंट है तो इधर एप्लीकेंट की बात नहीं होगी, इधर बात होगी कंप्लेनेंट की। फिर इधर आपका कंप्लेनेंट जो होता है वो अपनी सिग्नेचर करेगा, फिर एडवोकेट अपनी सिग्नेचर करेगा। इधर फिर आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है, क्योंकि जो डायरेक्ट कंप्लेंट में आप विटनेसेस भी अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बात अगर सच है तो फिर आप उस सच बात को प्रूव करने के लिए विटनेसेस होने चाहिए। तो फिर अगर आप विटनेसेस देना चाहते हैं तो उधर इसके आप नाम लिखेंगे। फिर वो आपकी जब इंक्वायरी होगी तो फिर उनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। कोई अगर आप डॉक्यूमेंट पेश कराना चाहते हैं आपकी बात सच्ची होने के लिए, आप ये समझते हैं कि अगर मैं ये डॉक्यूमेंट दूंगा तो इससे मेरी बात सच्ची होने का ज्यादा मतलब परसेंटेज हो जाएगा, यहाँ एक किस्म का एविडेंस है, तो फिर आप उसकी जो इधर नाम लिखेंगे फिर वो सबमिट भी कराएंगे। तो ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये मैंडेटरी है डायरेक्ट कंप्लेंट में। उसके बाद आपका जो एडवोकेट होगा वो सिग्नेचर करेगा। अब एक जरूरी चीज है, एफिडेविट, ये जरूर बनाइएगा डायरेक्ट कंप्लेंट में। हमने पहले भी इसको सीखे थे एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, तो इस वजह से हम समझते हैं कि इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये सेम होता है जैसे 22AB1 में होता है, वैसे ही ये डायरेक्ट कंप्लेंट में होता है। सिर्फ इसमें लिखते हैं कि भाई ये डायरेक्ट कंप्लेंट मेरी डायरेक्शन पे जो है मूव की जा रही है। जैसे 22A1 में क्या लिखा था कि भाई ये 22A1 मेरी डायरेक्शन पे मूव की जा रही है। तो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, बाकी फॉर्मेट जो होता है इनका सेम होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सारी चीजें, चालान जो हमने पढ़ी, डायरेक्ट कंप्लेंट में हमने पढ़ा, और उसकी ड्राफ्टिंग भी हमने सीख ली। अब हम चलते हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, शायद ने बताया चालान एंड क्लासेस ऑफ चालान आर डिफाइंड। अच्छा, जहाँ तक मुझे मेरा इल्म है कि जो चालान तो है वो सीआरपीसी में डिफाइंड है, लेकिन जो क्लासेस है, A क्लास B क्लास, ये कहीं पे नहीं लिखे हुए। ये जजमेंट्स में जो है हायर कोर्ट्स जो हैं उसने जो है मेंशन किए हुए हैं। एक जजमेंट पढ़ी है मेरे साथ जो है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसमें इसका जिक्र था। तो ये जजमेंट्स में इनका जिक्र होता है, ये प्रैक्टिस में भी होती है, सीआरपीसी में तो इनका जिक्र नहीं है। बाकी ये पुलिस रूल्स में को मैंने गो थ्रू नहीं किया, तो हो सकता है अगर पुलिस रूल्स में भी इसका जिक्र हो। अच्छा, B क्लास वाली शेयर करें, ओके, आई एम शोइंग यू दी B क्लास। ये रही डियर, शायद जो आप कह रहे थे B क्लास की शो कर दो। अच्छा, मोहम्मद अवार का सवाल है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 22A जस्टिस ऑफ पीस रेमेडी एंड डायरेक्ट।
अच्छा, दोनों में हमारी जो है वो क्या है, रेमेडी हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो है केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए। 22 AB में क्या होता है, आप चाहते हैं कि एफआईआर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो। डायरेक्ट कंप्लेंट में क्या होता है, वो जज इन्वेस्टिगेशन करता है। और जब जज इन्वेस्टिगेशन करता है तो उस इन्वेस्टिगेशन को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इंक्वायरी। तो सिंपल सा एक मेन डिफरेंस ये है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करें तो 22 AB फाइल कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जज इन्वेस्टिगेशन करवाए, इंक्वायरी जिसको बोलते हैं, इंक्वायरी चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट कंप्लेंट करें। इनका एक डिफरेंस ये है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे डियर मोहम्मद अमार। हाँ बिल्कुल, मैं जो एडवोकेट नईम ने कहा है कि अगर मजिस्ट्रेट नोटिस नहीं कर रहा तो फिर जस्टिस ऑफिस, जी बिल्कुल, फिर आप वो जस्टिस ऑफिस में चले जाएंगे 22 AB में। अच्छा, ये एडवोकेट नईम का सवाल है कि भाई ये रेड विथ क्यों लिखते हैं। जब भी आप कोई एक्स्ट्रा चीज देना चाहते हैं टाइटल में, तो अभी हम डायरेक्ट कंप्लेंट जो है वो कौन से सेक्शन के अंडर फाइल कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 200 CRPC। तो ये सिंपल सी चीज है। अब डायरेक्ट कंप्लेंट में आप कौन से सेक्शंस लगाना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज आप ऐड कर रहे हैं। तो इस वजह से हम जब ये कोई चीज ऐड करते हैं तो फिर हम लिखते हैं रेड विथ, कि भाई ये सेक्शंस भी इसके साथ पढ़े जाएं। 489F और 506 इसके साथ डायरेक्ट कंप्लेंट में पढ़े जाएं। तो डायरेक्ट कंप्लेंट में हम ये मांग रहे हैं। तो इस वजह से जब आप एडिशनल कोई चीज जो ये चाहते हैं कि इस पे जो फोकस किया जाए, तो इस वजह से हम क्या लिखते हैं, रेड विथ। अच्छा, शारिक का सवाल है। सर यहाँ पे 22AB1 की तरह अक्यूज की जगह प्रोपोज अक्यूज नहीं लिखे गए सही, सिंस इधर भी एफआईआर नहीं हुई है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। किसी हद तक जो प्रोपोज अक्यूज वाली बात थी वो 22A1 2 3 तक वो थी वैलिड। बाकी अगर डायरेक्ट कंप्लेंट में हम देख लें तो इसमें जो है हम अक्यूज लिखते हैं, क्योंकि इसमें अभी एक तो एफआईआर हम करवा नहीं रहे। तो इस वजह से हम इसको प्रोपोज अक्यूज नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें हमारी रेमेडी जो थी एफआईआर की थी कि भाई हम एफआईआर मांग रहे हैं कोर्ट से, एफआईआर का आर्डर। लेकिन इधर हम एफआईआर का आर्डर नहीं मांग रहे कोर्ट से। इधर हम कोर्ट से क्या मांग रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। हम ये समझते हैं कि ये अक्यूज है। तो इस वजह से ये जो इस जो यूज करके आप जो टाइटल अक्यूज का देते हैं। बाकी 22A1 वाली बात आपकी दुरुस्त है कि उधर हम प्रोपोज अक्यूज देते हैं। ए क्लास, अच्छा एडवोकेट नईम का सवाल है कि ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास एफआईआर का पता ट्रायल में फैसले के बाद होता है। नहीं, ये ए क्लास बी क्लास जो होता है ये पहले होता है। फैसला तब आएगा जब वो कॉग्निजेंस लेगा। जब डिसमिस करेगा तो फिर ए क्लास बी क्लास या सी क्लास करेगा। तो ए क्लास बी क्लास ये फैसले के बाद वाली चीज नहीं है, ये ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग से। तो अगर कॉग्निजेंस ले रहा है तो फिर तो डिसीजन आएगा, चाहे वो अक्विट कर दे या कन्विट कर दे। लेकिन अगर वो कॉग्निजेंस नहीं ले रहा तो फिर वो ए या बी या सी क्लास कोई भी एक कर देगा। अच्छा, शायद ने कहा है कुछ एडिशन कया सर, अगर एफआईआर भी आए कंप्लेंट भी तो कोई छाती दो। अच्छा, ये एक ही चीज की अगर आप कंप्लेंट भी कर रहे हैं और अगर आप एफआईआर कर रहे हैं, तो जहां तक मुझे इल्म में सुगरा बीबी केस है, तो एक ही चीज की दो एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन कागनी जो कंप्लेंट तो अलग चीज है। तो इसमें एक होता है, फिर एक चीज खत्म हो जाएगी। डियर शायद ने पूछा है कि अगर एफआईआर भी है, डायरेक्ट कंप्लेंट भी है, तो इसमें एक चीज फिर खत्म हो जाएगी। तो फिर वो देखा जाएगा कि भाई काग्निजेंस अगर पहले ली गई है डायरेक्ट कंप्लेंट में, यहाँ पे एफआईआर पहले हुई है, जो पहले हुआ होगा वो रखा जाएगा, फिर वो दूसरा वाला खत्म किया जाएगा। तो इसका जवाब ये। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे डियर शायद अहमद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। थैंक यू सो मच इम्तियाज अली। एडवोकेट नईम ने पूछा है, दोनों पार्टीज को सुन के पता चल जाता है जजेस को कि ये किस क्लास की एफआईआर। जी बिल्कुल, वो जजेस के अपने जुडिशियल माइंड होती है, ये भी वो यूज करके पता कर लेते हैं। पार्टीज को सुनते हैं, फिर वो चालान देख लेते हैं, एविडेंसेस देख लेते हैं, फिर उनसे वो सारा कुछ मालूम कर लेते हैं।
अच्छा, शायद अहमद कह रहा है वॉइस ओपन कर। ओके, आई अनम्यूटिंग यू। अच्छा, मैंने अनम्यूट कर दिया है डियर, शायद आपको। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डियर। सर मैंने जितना पढ़ा है एफआईआर और कंप्लेंट के बारे में, इसमें ये था कि अगर एक बंदा जो जख्मी है अभी वो हॉस्पिटल में, उसके जो अपोजिट जो से लड़ा है बंदा, वो तो जाकर उसके खिलाफ एफआईआर करवा के अभी आ गया है। और पुलिस हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस हो रही है, 161 के जो बयान आते होते हैं ना, वो लेते ही नहीं अपोजिट से, वो एक ही से लेते हैं, वो ही जमा करवा देते हैं। तो उसके हवाले से जो बंदा एग्रीव्ड पार्टी है, अगर उसको दूसरी एफआईआर का मौका भी नहीं मिलता, वो सुगरा बीपी वाले केस के हवाले से, तो उसके पास जो रेमेडी होती है ना, फिर वो जाता है कंप्लेंट में। कंप्लेंट में ये होता है कि पहले कंप्लेंट चलती है, कंप्लेंट जब सेटिस्फाइड हो जाएगी फिर एफआईआर को देखेंगे। अगर उसमें पता चल गया कि आया कि वो मुलजिम है या ये मुलजिम है, किसकी गलती है। मैंने इसके बारे में इतना समझा था, मैंने कहा सर से ये बात कर दूं। ओके, थैंक यू सो मच डियर। शायद आपने बहुत ही अच्छी चीज़ हमें बताई कि अच्छा डियर, शायद की बात ये है कि भाई सपोज करते हैं एफआईआर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई शायद भाई क्या कहना चाहता है। कि भाई सपोज करते हैं दो बंदों के बीच में झगड़ा हो गया। अब एक जख्मी हो गया है, वो हॉस्पिटल चला गया। अब दूसरा बंदा क्या जाता है, पुलिस स्टेशन चला जाता है, उधर एफआईआर करवा देता है। हालांकि आफे ज्यादती इसके साथ हुई है, लेकिन क्योंकि अब ये थाने पे नहीं गया है, क्योंकि वो जख्मी है तो वो हॉस्पिटल चला गया है, तो इसने एफआईआर करवा दी है इसके ऊपर। अब क्यों स्टेटमेंट इसकी नहीं सुनी जा रही, पुलिस इसकी नहीं सुनती। अब क्यों नहीं सुनती है, वो अलग बात है कि ये इन्फ्लुएंशियल बंदा है। बहरहाल शाहिद भाई का कहना है कि फिर वो ये ऐसा कर सकता है कि फिर ये डायरेक्ट कंप्लेंट कर दे। फिर डायरेक्ट कंप्लेंट पहले सुनी जाएगी, जब तक डायरेक्ट कंप्लेंट सेटिस्फाइड नहीं की जाती तब तक वो एफआईआर वाली जो है ट्रायल, वो उधर जो है स्टे उस पे लग जाएगा, सस्पेंड रहेगा। ये सस्पेंड रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन डियर शाहिद अहमद, ये मेरे लिए भी नहीं थी। थैंक यू सर। जजाकल्लाह। थैंक और यू जहाँ सर। तक सुगरा बीबी का केस है, तो उसमें, और उसमें भी आपने ये सही कहा कि डबल एफआईआर नहीं हो सकती, अगर हो गई है तो फिर वो सेकंड एफआईआर क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। जजाकल्लाह। तो अगर और किसी को वेलकम क्वेश्चन है वेलकम। तो हम क्लास को वाइंड अप कर दें, अगर और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो हम समझते हैं कि क्लास को वाइंड अप करना चाहिए। अगर किसी को क्वेश्चन है तो फिर जो अपकमिंग लेक्चर में कर लीजिएगा। अच्छा, लुकमान का सवाल है सर, अगर अक्यूज कन्विक्ट हो जाता है, फिर अक्यूज अपील में जाता है और फिर बाद कंप्रोमाइज हो सकता है, तो ड्यूरिंग अपील। अच्छा, कंप्रोमाइज जो होता है कन्विक्शन में, अगर कन्विक्शन आ गई है फिर उसके बाद अपील में होता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसको कन्विक्शन एक सूरत में नहीं आई हो। मैं आपको समझाता हूँ। अगर उसने प्लीड गिल्टी कर दिया है, तो फिर तो वो सोचे ही नहीं कंप्रोमाइज के लिए। फिर तो वो उसकी जो नहीं हो सकती, प्लीड गिल्टी उसने खुद कर दिया है। अगर नॉट प्लीड गिल्टी किया है उसने, तो उसमें जो ये हो सकता है कि उसका जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बाकी अगर उसने प्लीड गिल्टी कर दिया है तो फिर तो अपील का उसके पास ऑप्शन नहीं है। हमने पढ़ा था 412 सीआरपीसी में, ये लिखा हुआ है कि भाई अगर वो काम जो करता है प्लीड गिल्टी, तो फिर तो अपील का ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर वो नॉट प्लीड गिल्टी करता है, फिर उसके बाद वो अपील में जाता है, तो फिर अपील में अगर जो है, अपील में दो ऑप्शंस होते हैं ना। जज क्या करते हैं, जो हायर कोर्ट्स होती हैं, या तो रिमांड बैक कर देती है, वह इसको फिर से चलाया जाए, या फिर वो जो भी पॉइंट पे जो अपील होती है उस पर डिसीजन दे देती है कि ये डिसीजन होना चाहिए। तो उस ड्यूरिंग में अगर वो आप कंप्रोमाइज अगली पार्टी कर लेती है, तो मेरे हिसाब से जितना मेरे मुझे इल्म है कि वो जो है कंप्रोमाइज अलो किया जा सकता है।
लेकिन अगर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, ये जरूरी चीज है। अगर वो नॉन कंपाउंडेबल है तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और वो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल के लिए जो है सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी है, उधर आप देख सकते हैं। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच शायद भाई। चलते हैं, हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। जजाकल्ला फी अमानिल्लाह।